हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 5 क्लास 10 के एक और सिस्टम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट में हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की ह्यूमन के अंदर, जिसमें अपने देखा था कि एक ह्यूमन के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को कैसे सिंपलर फूड में कन्वर्ट किया जाता है। इस इस सिस्टम के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है। हमारी बॉडी में भी एक प्रॉपर सिस्टम होता है जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर मैं रेस्पिरेशन की अगर बात करूं कि एक वर्ड जो है ये रेस्पिरेशन, अगर ये दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आएगी कि एयर इनहेल करना और एयर एक्सहेल करना, है ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ठीक है, हम जब एयर इनहेल करते हैं तो उसके साथ में हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और जब हम बाहर एक्सहेल करते हैं एयर को, तब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकालते हैं। तो यहां तक ही केवल लिमिटेड नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं होगा। इस सिस्टम में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो फूड हमने ऑब्टेन किया है, जो हमने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया, फिर सेल्स तक उस फूड को पहुंचाया, उस फूड से एनर्जी कैसे लेंगे हम, वो एनर्जी जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। और जब हम एयर इनहेल करते हैं तब हम साथ में ऑक्सीजन लेते हैं, और जब बाहर एक्सहेल करते हैं एयर को, ब्रीद आउट करते हैं, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये कैसे होती है प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो है वो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखेंगे। चलिए देखिए, रेस्पिरेशन जो होता है उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा सिस्टम होता है। और अगर मैं बात करूं जो मेन ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, दैट आर लंग्स। ये लंग्स होते हैं हमारे, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर देखा जाए तो कहां पाए जाते हैं, दैट आर लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसके अंदर ये लोकेटेड होते हैं, पेयर में होते हैं। देखो दो है, लेफ्ट एंड राइट, पेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, आगे हम इनकी फंक्शनिंग भी देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं रेस्पिरेशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो हमने फूड खाया था, जो हमने डाइजेशन के थ्रू उसको डाइजेस्ट किया था, फिर हमने सेल्स तक पहुंचाया था, वो फूड जो होता है उससे हम एनर्जी कैसे लेते हैं, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है रेस्पिरेशन का। तो देखो, ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज की जाती है जो फूड हमने खाया। ठीक है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर या ऑफ एयर इनटू द सेल्स, ठीक है, एंड यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में कैसे निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलते हैं फ्रॉम द बॉडी। वाटर भी, हाँ, जो एक्सेस वाटर होता है ना हमारी बॉडी का, वो हम जब CO2 बाहर निकालते हैं तो उसके साथ भी बाहर निकल जाता है। तो देखो, फूड के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगी, देन उसके बाद एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वाटर बनेगा, एक्सेस वाटर भी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करके रख लिया जाता है। देखना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल फॉर्म में बताता हूँ क्या होता क्या है। देखो, जैसे हमने फूड खाया, ठीक है, जैसे मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और वो किस फॉर्म में जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है ना, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला बताता हूं मैं। देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज है हमारा, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज होता है। अब होता क्या है सुनिएगा, ये H12 और O6 जो होते हैं ना, ये तो वाटर के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। मेन हम बात करेंगे इस कार्बन की। जो कार्बन जो होते हैं वो नंबर में कितने हैं, 6 है। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूं। तो ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन होते हैं ना, वो यूं 6 जुड़े होते हैं, ऐसे 6 जुड़े होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटे से ट्रिक से समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो ये 6 भाई हैं, 6 ब्रदर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। और सारे के सारे कार्बन जो होते हैं वो जुड़े हुए हैं एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, छोटे बॉन्ड से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कोई भी अगर ब्रदर जो है उसकी मान लो जॉब लग गई बाहर। ठीक है, जब जॉब लग जाएगी तो क्या होगा, जो कार्बन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि कोई ब्रदर जो होता है, अगर उसकी जॉब लग जाती है, जैसे 6 भाई एक साथ बैठे हैं, उनकी जॉब लग गई, उसमें से किसी एक की जॉब लग गई तो वो चला जाएगा ना, किसी दूसरी सिटी में लग गई। तो एग्जैक्टली ऐसे ही क्या होता है, ये जो कार्बन होते हैं ना, ये धीरे धीरे क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। शुरुआत में क्या होता है, ये कार्बन जो होते हैं, 6 कार्बन है जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर है। ठीक है, ये 6 कार्बन जो होते हैं, पहले वो दो ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे 3 कार्बन का 2 ग्रुप। यहां मैं लिख दूं 3 कार्बन, यहां मैं लिख दूं 3 कार्बन। 3 कार्बन के 2 ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं।
दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पायरुवेट, उसको हम पायरुवेट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन आएगी। देखो जैसे ऑक्सीजन आई, मान लो जॉब आई है, ठीक है, ऑक्सीजन आई और इस कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। जब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तब क्या होगा, इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो मैं बॉन्ड तोड़ देता हूं एक बार के लिए, ठीक है, बॉन्ड टूट गया इनके बीच का, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच का बॉन्ड टूट गया। जब इन कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट गया तो अब ये कार्बन जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा बॉडी से। सेम इस कार्बन का भी ऐसे होगा, इस कार्बन का भी ऐसे होगा, और नीचे वाले जो तीनों कार्बन है उनका भी ऐसे ही होगा। एक बात सुनिए, जब बॉन्ड टूटता है ना, जब बॉन्ड टूटता है ना, तब एनर्जी रिलीज होती है, तब एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड टूटा, देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था, जब वो टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हम क्या करेंगे, एक छोटे पैकेट के फॉर्म में ट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे। उस छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं, एटीपी। उस पैकेट को बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एक, आप मान के चलिए कि एक एनर्जी का पैकेट है। वो एनर्जी का पैकेट जो होता है वो सेल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, और उसके बाद क्या होगा, इस एटीपी का यूज किया जाता है अलग अलग फंक्शंस के लिए। ठीक है ना, ये एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है वो सेल के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जो फंक्शनिंग होती है उन फंक्शनिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो ठीक ऐसे यहां पर भी होगा, जैसे बाहर से ऑक्सीजन आई, बाहर से जब ऑक्सीजन आएगी वो इस कार्बन के साथ जुड़ेगी, दैट इज कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। देखो ऐसे, तो इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ये तो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहां से फिर से एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये एटीपी जो होगी फिर वो एज पर और रिक्वायरमेंट, हमारी सेल्स के अंदर जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ये पैकेट जो होता है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है। तो रेस्पिरेशन में कर क्या रहे हैं, देखो रेस्पिरेशन में जो हमने फूड खाया था, अब उस लाइन का मतलब समझ में आएगा। देखो जब रेस्पिरेशन के अंदर जो हमने फूड खाया था और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था और उसको सेल्स के अंदर भेजा था, उन सेल्स के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर ऑक्सीजन आकर के जुड़ती है। जब ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगी तो क्या होगा, उनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे। जब बॉन्ड टूटते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है उसको एनर्जी मिलती रहे। ठीक है ना, ये प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। इसके लिए ना हम वर्ड यूज भी करते हैं इन दिस प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स, यानी कि फूड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। देखो क्या है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, 6 कार्बन है। जो ये 6 कार्बन होते हैं उनके साथ यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ही तो आकर के जुड़ रही है। और तुमने पहले भी पढ़ा होगा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन आकर के जुड़ती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना अपने, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन आकर के जुड़ रही है इसके ऊपर। तो भी तो ये कार्बन जो होगा वो CO2 में कन्वर्ट होगा, और CO2 जो होगी वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं। ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड देन एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि बॉन्ड्स टूटते हैं। बॉन्ड्स टूटने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और यहीं से ये जो H12 और O6 है, यहीं से क्या होगा, साथ में इससे वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे कई, और वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम अपने वापस उस स्लाइड पे आते हैं। देखिए, इन दिस प्रोसेस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर या ऑफ एयर इनटू द सेल्स, और वो सेल्स में पहुंचाई जाती है ऑक्सीजन, यूजिंग द रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड। बर्निंग फूड जो होता है ना, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी कह दूं मैं वहां पे। देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। इसकी रिएक्शन क्या है, देखो फूड, यहां पर अभी मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल लेकर के समझाया था, जब उसके साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ती है देन इट कन्वर्टेड इनटू, तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर वो वाटर भी बनाता है और एनर्जी बनाता है, और उस एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ट्रैप कर लेते हैं उस एनर्जी को। तो ये वो रिएक्शन होती है जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच रिलीजेस एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जो प्रोसेस थी ना जो मैंने पहले बताई थी अभी, कि ग्लूकोज जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसके बाद ये होगा,
कि आगे CO2 बनेगी। वो प्रोसेस जो होती है वो सेल के अंदर होती है, और सेल के अंदर भी आपको पता है क्या कौन सा एक ऑर्गेनेली होता है जिसके अंदर ये प्रोसेस होती है? दैट ऑर्गेनेली इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर ये रिएक्शन होती है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो प्रोसेस हो रही है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी सेल के अंदर हो रही है। Respiration is essential for the life because it provides energy for carrying out all the life processes which are necessary to keep the organism alive. यानी कि रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है, सही बात है। रेस्पिरेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब रेस्पिरेशन होगा तब एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी जो होगी वो किसी भी बॉडी को जीवित रखने के लिए या जिंदा रखने के लिए या अलाइव रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। वो काम आएगी वहां पे। आगे चलिए, देखिए हमें कैसे पता चलता है कि सर हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं? लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइम वाटर लेंगे जो कि ताजा बनाया गया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। इन अ टेस्ट ट्यूब ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम लाइम वाटर के अंदर क्या करेंगे, एयर ब्लो करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टर्न मिल्की। तो अब देखेंगे जब उसके अंदर हवा जो है वो पंप करेंगे तो लाइम वाटर जो होगा वो मिल्की होने में कितना टाइम लेता है। देखो नंबर फर्स्ट है, देखो नंबर ए जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हमने क्या किया, पिचकारी जो है या एयर पंप जो होता है उससे हमने एयर बबल जो है वो अंदर डाली, एयर अंदर ब्लो करी, ठीक है। और दूसरे टाइम पे हमने क्या किया, बी के अंदर क्या किया, हमने अपने माउथ से जो ट्यूब पकड़ी हुई है इधर से, यहां से जो एयर निकलती है, जो माउथ से एयर निकलेगी उसको मैंने अंदर की तरफ ब्लो किया, ठीक है। Used a syringe or a पिचकारी to pass air through the some fresh lime water and taken another test tube। यानी कि ये बोलता है कि सबसे पहले या तो आप कोई पिचकारी ले लो, एयर या फिर कोई है ना पंप ले लो, या छोटा पंप होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट ट्यूब भी तो छोटी है ना, ठीक है ना। इसके अलावा आप कोई सिरिंज ले सकते हैं, ठीक है, बिना निडल वाली, ठीक है ना, वो वाली निडल के साथ वाली सिरिंज, बिना निडल वाली, और उसके अंदर हमने क्या किया, एयर डाली। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लाइम वाटर जो होता है ना वो मिल्की होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है ना, वो जल्दी से मिल्की नहीं होता। नोट हाउ, उसके बाद क्या किया, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टर्न मिल्की, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, व्हाट द ब्रीड आउट। इसके बाद क्या किया, हमने अपने जो मुंह से निकलने वाली जो एयर होती है, जो हम बाहर एक्सहेल करते हैं, वो एयर जो होती है वो इसके अंदर डाली, ठीक है ना, वो इसके अंदर पंप किया। देन उसके बाद क्या होगा, ये जो वाटर होता है, ठीक है ना, लाइम वाटर जो होता है वो बहुत जल्दी जो होता है, बहुत फास्टली जो होता है वो मिल्की हो जाता है। इसका कारण क्या है, सुनिए, आपने ना केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो लाइम वाटर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने पर मिल्की हो जाता है ना। तो जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना उसका परसेंटेज बहुत ही कम है। तो जब हम बाहर से एयर ब्लो इन करते हैं, अंदर की तरफ पंप करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही कम गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ही कम गई तो लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की होने में बहुत टाइम लेता है, या बहुत स्लाइटली मिल्की होता है, वो कुछ ज्यादा मिल्की नहीं होता। लेकिन जब हम यहां पर अपने माउथ से निकली हुई जो एयर होती है अगर वो टेस्ट ट्यूब के अंदर पंप करते हैं तो बहुत जल्दी लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो एयर बाहर निकालते हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 होता है उसके अंदर। तो बहुत सारे अमाउंट में जो CO2 निकला है, इस कारण से क्या होगा, वो जो वाटर है, लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से हमें ये पता चलता है कि जो हम बाहर निकालते हैं एयर, जो एक्सहेल करते हैं, उसके अंदर CO2 का एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसके बाद सुनिए, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है उसका टाइप क्या है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट द रेस्पिरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ठीक है। However, there are some organisms which carry out respiration without using oxygen। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूज ही नहीं करते, ऑक्सीजन इनटेक ही नहीं करते, ठीक है ना। आगे बताऊंगा कैसे होता है। बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन का यूज करना और नहीं करना। इसके बेस पर दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। द नंबर फर्स्ट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑक्सीजन का यूज करता है, देन वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करता है। दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि उसके लिए एयर चाहिए, एयर की प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन है।
that is called aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. anaerobic respiration का मतलब क्या होता है कि वहां पर वो ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हाँ उतने अमाउंट में नहीं निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड जितना एरोबिक रेस्पिरेशन में निकलती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी तो यहां भी निकलेगी। तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर एयर की प्रेजेंस जो होती है वो नहीं होती या बहुत कम होती है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन यहाँ पर यूज ही नहीं आती, एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी यहाँ पे। तो ऐसा जो रेस्पिरेशन होता है जो एयर की एब्सेंस में होता है तो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमने अभी देखा कि ऐसा रेस्पिरेशन जो कि एयर की या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो द रेस्पिरेशन व्हिच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन and in aerobic respiration the glucose food is completely break down into the carbon dioxide and the water by oxidation। अपनों ने देखा था कि कार्बन जो होता है उसके साथ क्या होता है या फूड मटेरियल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी उसके साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ती है, देन बाद में जो होता है देन इट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है फूड का ऑक्सीडेशन होता है और कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है। तो जो जैसे कि 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने एज अ सबस्ट्रेट यूज में लिया है, दैट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर एंड एनर्जी, ठीक है ना। तो जब कंप्लीटली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है ना तो एक अच्छा खासा अमाउंट, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर यूज बाय द ऑर्गेनिजम्स। तो अच्छी खासी एनर्जी रिलीज की जाती है जब कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है किसी भी सबस्ट्रेट का, जस्ट लाइक अ ग्लूकोज। देखो सबसे पहले होता क्या है, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन जो होता है वो एक ही स्टेप में नहीं होता, कई स्टेप्स लगते हैं। ग्लूकोज जो होता है, जैसे देखो ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले क्या होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। जो 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, देन ईच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पायरुवेट, ठीक है। इनके बाद उसका जो फर्दर ब्रेकडाउन होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द 6 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और इस एनर्जी का यूज कर लिया जाता है एटीपी फॉर्मेशन के लिए, या इस एनर्जी के यूज से एटीपी बना लिया जाता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल्स। सेल्स के अंदर जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमने पहले भी देखा था पहले मैंने बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया नाम के ऑर्गेनेली में होता है। Thus the breakdown of pyruvate give the carbon dioxide, water and energy takes place in mitochondria। यानी कि ये सारा का सारा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की जितनी भी प्रोसेस होती है वो। हम बात करेंगे आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। The respiration which takes place without the oxygen is called anaerobic respiration। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा उसकी एब्सेंस में काम होगा, यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम होता है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है ना। एक बात बताऊं, यहाँ पर है ना ग्लूकोज जो होता है या जो भी हमने सबस्ट्रेट लिया है या फूड सब्सटेंस जो लिया है उसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता। जब कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगा तो अच्छी खासी एनर्जी जो होती है वो यहाँ रिलीज नहीं होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरेटिवली एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हिच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन आल्सो। यानी कुछ यीस्ट में और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ऐसी प्रोसेस होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। In anaerobic respiration, the microorganisms like yeast break down the glucose या food into the ethanol and carbon dioxide। यहाँ पर देखो एक प्रोडक्ट बनता है एथेनॉल, यहाँ पर क्या होता है प्रोडक्ट जो होता है वो भी अलग बनता है, CO2 बनता है, ठीक है, वाटर बनता है, एनर्जी रिलीज होती है लेकिन वो एनर्जी बहुत ही कम होती है, और एक प्रोडक्ट और बनता है एथेनॉल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जैसे हमारी बॉडी जो होती है ना, हमारी बॉडी की जो मसल सेल्स होती हैं उनके अंदर भी क्या होता है कुछ मात्रा में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में। ऑक्सीजन की कमी कब होती है, जब कई बार क्या होता है हम बहुत टाइम बाद बहुत सारा काम कर लेते हैं या बहुत ज्यादा अपनी बॉडी से काम करवा लेते हैं, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि आपके जॉइंट्स पेन करने लगते हैं, है ना। जब एक दिन बहुत ज्यादा दौड़ लिया, रोज तो दौड़ ही नहीं रहे, एक दिन बहुत ज्यादा दौड़ लिया या बहुत ज्यादा काम कर लिया या बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ली, तो क्या होता है जॉइंट्स जो होते हैं उनमें थोड़ा पेन होने लगता है। तो हम बोलते हैं कि यार पेन क्यों हो रहा है, पेन क्यों हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है उस दौरान जब हमारी बॉडी बहुत सारा फिजिकल वर्क कर रही होती है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। इतनी ऑक्सीजन जो होती है वो एक साथ हमारी बॉडी ले नहीं पाती, तो क्या होता है मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मसल सेल्स जो होती है वो कुछ मात्रा में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करने लगती है, और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनता है एक प्रोडक्ट
वो बनता है अल्कोहल नहीं, अल्कोहल यीस्ट में और बैक्टीरिया में बनता है। हमारे अंदर जो प्रोडक्ट बनता है ना वो बनता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारे जॉइंट्स में आकर के जमा हो जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो पेन करने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, जब वो लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है जॉइंट से, देन वो जॉइंट्स ठीक हो जाते हैं। देखिए, एंड रिलीज एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मच लेस एनर्जी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उससे जो एनर्जी निकलती है वो बहुत कम एनर्जी निकलती है। आगे चलते हैं, कुछ डिफरेंसेस दिखा रखे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। द फर्स्ट वन इज इन दिस रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। और एनारोबिक में क्या होगा, इन दिस रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द लार्ज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, सॉरी, एंड हियर इज लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। एनारोबिक में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है थोड़े अलग बनता है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एथेनॉल, ठीक है, लैक्टिक एसिड बताया था अभी मैंने, आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। आगे देखिए, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं सर एनर्जी निकलती है, एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एटीपी जो होता है वो आगे चल करके सेल्स को एनर्जी देता है ताकि वो फंक्शन कर सके। व्हाट इज द एटीपी, क्या है एटीपी, क्या है? तो एटीपी के बारे में थोड़ा सा मैंने पहले आपको थोड़ा आइडिया दिया था। इट इज अ टाइप ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। ये एक तरीके से आप मान सकते हो इट इज अ पॉकेट ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर रखता है, ठीक है ना। तो एटीपी जो होता है उसको हम एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं। करेंसी क्या है, पैसा। करेंसी का मतलब क्या होता है, पैसा। अगर हमें कोई भी काम करना होता है, कोई भी चीज खरीदनी होती है तो हमें पैसा चाहिए। एग्जैक्टली क्या होता है, सेल को अगर कोई काम करना है तो उसको पैसा चाहिए। तो सेल का पैसा क्या है, एटीपी, ठीक है ना। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। जो भी एनर्जी जो होती है रेस्पिरेशन के दौरान निकलती है वो हम एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये सेल्स में सेल्स में स्टोर की जाती है एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स एज व्हेन रिक्वायर्ड। जब रिक्वायरमेंट होती है तब इसका यूज कर लिया जाता है। देखो क्या होता है हमारी सेल के अंदर क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे देखो ये एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। और एक मॉलिक्यूल होता है फॉस्फेट, इसका एक नाम और होता है, इसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में पीआई बोलते हैं। जब फॉस्फेट यानी कि जो रेस्पिरेशन के दौरान काम आता है और एटीपी जो होता है वो बनने की प्रोसेस जो होती है उसके अंदर एडीपी और फॉस्फेट जो होता है वो दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। जब एडीपी और फॉस्फेट जो होते हैं वो आपस में दोनों कंबाइन होंगे और यहाँ पर एनर्जी जो होगी वो भी यूज आएगी तो मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज कॉल्ड एटीपी। उसको हम एटीपी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है वो लो एनर्जी कंटेंट होता है, लो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये हमारी सेल्स के अंदर पड़ा होता है। और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो भी होता है। उसके बाद उससे बनता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट सभी क्या है? डाइफॉस्फेट का मतलब डाई जो वर्ड आ रहा है ना उसके लिए आ रहा है जिसके दो, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्योंकि यहाँ पर जो एडीपी होता है ना इसके अंदर फॉस्फेट जो होता है ग्रुप जो होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है 3। तो सर तीसरा कहां से आया, ये रहा फॉस्फेट ग्रुप। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये ऑलरेडी इसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप है और एक फॉस्फेट जो होता है वो यहाँ पर और आकर के जुड़ जाता है, देन इट कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। दे आर हाई एनर्जी कंटेंट। एटीपी जो होता है वो हाई एनर्जी कंटेंट होता है। आर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ये सारी की सारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, स्टोर हो जाते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। उसके बाद देखते हैं नीचे की तरफ, thus the energy is stored in the form of ATP. When the cell needs the energy, then ATP can be broken down using water to release the energy. इसके बाद जो होगा वो ATP जो होगी वो ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी रिलीज कर देगी। आगे देखिए, एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उन सभी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि वो गैस एक्सचेंज कर सके। हम उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। Different organisms use different methods for the exchange of gases. Diffusion is the method which is utilized by the unicellular and some simple organisms for this purpose. यानी कुछ unicellular और जो simple organisms होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो गैस एक्सचेंज होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है,
ठीक है ना, उनकी बॉडी सरफेस से ही हो जाती है वो। देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, यूनिसेलुलर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही स्ट्रक्चर आती होगी, अमीबा। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है ना, इसलिए ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब अमीबा के अंदर जब गैसेस एक्सचेंज करना होगा तब क्या होगा, देखो जैसे अमीबा के अंदर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट मान लो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अमीबा के अंदर भी तो माइटोकॉन्ड्रिया और सब होते हैं ना, दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आल्सो प्रेजेंट इन इट। तो CO2 जो होती है वो यहां पर डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चली जाएगी, क्या CO2। तो क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ एनर्जी, क्योंकि यहाँ CO2 जो है वो ज्यादा हो गई, तो वहां से वो उस तरफ चली जाएगी जहां पर उसका अमाउंट कम है, ठीक है ना। अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ऐसे ही एग्जैक्टली जब CO2 का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तब ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, और बाहर मान लो ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है। जब ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर एंटर कर जाएगी अमीबा के अंदर। और ये कहां से अंदर एंटर की, ये जो सरफेस है इसकी, जिसको मैं ये कह देता हूं कि ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है अमीबा की, यहां से एंटर की। और कौन सी प्रोसेस से की, बाय द डिफ्यूजन, हाई एनर्जी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहां गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स और होता है ये प्लेनेरिया। प्लेनेरिया है, ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर भी क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, वो उसकी बॉडी सरफेस से होता है। यहां पर ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और CO2 बाहर चली जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो देखिए, तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन का यूज करते हैं गैस एक्सचेंज के लिए। इन प्लांट्स ऑल्सो डिफ्यूजन इज यूटिलाइज्ड फॉर द गैसेस एक्सचेंज। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी इनको ऑक्सीजन तो चाहिए ना, ठीक है ना। रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स भी, ठीक है ना। तुम लोग ये सोचते हो कि सर प्लांट्स जो होते हैं वो कहां से रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन इनटेक की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है ना। प्लांट्स तो सर ऑक्सीजन देते हैं हमें और CO2 तो वो लेते हैं। देखिए दो अलग अलग प्रोसेस है। प्लांट्स जो होता है ना वो दिन के समय एक प्रोसेस करता है, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो होता है वो छोड़ता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है। लेकिन जब रात का टाइम होता है ना, जो रात का टाइम होता है, नाइट टाइम जो होता है, ठीक है ना, उस समय फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा होता है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता उस समय जो प्लांट्स होते हैं ना वो हमारे जैसी एग्जैक्टली हमारे जैसे रेस्पिरेशन करते हैं, वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और CO2 जो होता है वो बाहर एक्सहेल करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। In complex animals like humans, respiratory systems does the job of gas exchange। यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे लंग्स हो गया, ट्रेकिया जिसको हम एयर ट्यूब बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स, नीजल कैविटी, फेरिंग्स, ये सारी स्ट्रक्चर्स जो है वो मैं आगे समझाऊंगा कि क्या क्या होती है, ठीक है। अभी कुछ देखते हैं कुछ एनिमल्स और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या है वो देखो। Some unicellular organisms like amoeba or planaria. Planaria is not a unicellular organism but is a simpler organism. ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है बट नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान रखना, ये यूनिसेलुलर नहीं होता है। अमीबा यूनिसेलुलर है। तो उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से ही क्या हो जाता है, गैस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, प्लेनेरिया के अंदर अभी मैंने बताया था कि उनकी इसकी जो बॉडी सरफेस होती है यहाँ से गैस एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ध्यान रखना। अर्थवर्म, अर्थवर्म जो होता है उसके अंदर क्या होता है, स्किन से होता है, उसके ऊपर मॉइस्ट स्किन होती है जिससे कि गैस एक्सचेंज करता है वो, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एंड प्रॉन। फिशेस तो आपको पता है सर, ये प्रॉन क्या है, इट इज एन एक्वेटिक इंसेक्ट, ठीक है ना। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो जल के अंदर यानी वाटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, उनको हम एक्वेटिक इंसेक्ट बोलते हैं। तो वो प्रॉन जो है वो एक एक्वेटिक इंसेक्ट है। इनके अंदर जो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो गिल्स होते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं, grasshopper and cockroach, some insects like grasshopper and cockroach, they are terrestrial insects। terrestrial का मतलब क्या होता है, जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है ना। grasshopper और cockroach के अंदर क्या होता है, स्पाइरिकल्स होते हैं एंड ट्रेकिया होती है जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है। एंड लैंड एनिमल्स लाइक ह्यूमंस एंड बर्ड्स, दे हैव द लंग्स, मेन ऑर्गन्स लंग्स होते हैं, ठीक है, जिनसे कि गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आप हायर क्लासेस के अंदर इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ नाम याद रख लीजिए। देखो यहाँ पे एक टेबल है जो कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से रिलेटेड है, ठीक है ना। अभी अपनों ने इतनी देर से हम क्या देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने ये देखा था ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, वो आगे चल करके 3 कार्बन वाले पायरुवेट में टूटता है। देन पायरुवेट जो होता है ना वो आगे फर्दर कैसे टूटेगा,
वो डिपेंड करेगा कि पायरुवेट को कंडीशन कैसी मिल रही है। कंडीशंस का मतलब क्या है सर? कंडीशंस का मतलब ये है कि पायरुवेट जो है अब उसको बहुत सारी ऑक्सीजन मिल रही है क्या, या ऑक्सीजन है ही नहीं सेल के अंदर, या ऑक्सीजन थोड़ी है, हो क्या रहा है। तो आगे जो उसको कंडीशंस मिलेगी उस हिसाब से जो पायरुवेट होगा वो फर्दर ब्रेकडाउन होगा और उसी हिसाब से क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो आगे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेबल, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, दैट इज ग्लूकोज। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वो टूटता है पायरुवेट के अंदर, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटता है, पायरुवेट के अंदर टूटता है, ठीक है। और कुछ अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ये काम कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है ना। यहां पर जो ग्लूकोज का टूट करके पायरुवेट बनना है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस होती है, ये जो स्टेप मैंने यहां बताया है, ये डिपेंड नहीं करता ऑक्सीजन है या नहीं है। चाहे ऑक्सीजन है तो भी ये स्टेप होगा, ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी ये स्टेप होगा। लेकिन जब इसका पायरुवेट का फर्दर आगे जाकर के जब डिवीजन किया जाएगा या आगे जाकर के जब इसका ब्रेकडाउन किया जाएगा, तब कंडीशंस डिपेंड करेंगी कि कैसे टूटेगा वो, ठीक है। नंबर फर्स्ट देखो, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर एब्सेंस है तो इस पायरुवेट का क्या होगा, जो कि यीस्ट के अंदर दे रखी है। देखो जब अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर रखा जाता है पायरुवेट को, जैसे यीस्ट में है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एथेनॉल जो होता है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है वो ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि एब्सेंस तो नहीं है सर, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है काफी, ठीक है, कहां हो सकता है, और मसल सेल्स में अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, एनर्जी बनेगी, और लैक्टिक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। और अगर हमने ऑक्सीजन दे दी, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहां पर देखा आपने कि पायरुवेट जो है उसको कैसी कैसी कंडीशन देंगे, ठीक है, तब जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो प्रोडक्ट जो होगा वो भी वेरिएबल होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये टेबल याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर है। देखो यहां पर एक स्लाइड दिखा रखी है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिखा रखे हैं ह्यूमन बींग्स के, दैट आर कॉल्ड लंग्स। लंग्स जो होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, लंग्स जो होते हैं वो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड चेस्ट कैविटी। देखो मैं जैसे खड़ा हूं, जो मेरे लंग्स जो है वो जस्ट अपनी चेस्ट कैविटी के अंदर है मेरी, ठीक है। लंग्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, दे लुक्स लाइक अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। वो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसके जैसे दिखाई देते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारे गैस एक्सचेंज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट आर लंग्स। कितने हैं, 2 हैं पेयर में, लेफ्ट एंड राइट लंग, ठीक है। तो ये जो लंग्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो सर इनको क्या करो, इनको प्रोटेक्ट करो ना, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर जो होता है वो बाहर की तरफ क्या होता है, कुछ बोन्स लगी होती है, दैट आर कॉल्ड रिब्स, ठीक है ना। आगे स्ट्रक्चर भी आएगी। तो उस रिब के अंदर क्या होता है, लंग्स हमारे पड़े होते हैं, बहुत सारी रिब्स होती हैं, ठीक है ना। वो मिल करके आपस में क्या बनाती है कि पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, केज जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड रिब केज, ठीक है ना। उस रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स, ठीक है। और नीचे की तरफ देखो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉल्ड डायफ्राम। नीचे की तरफ से क्या होता है, ये यहां पर प्रोटेक्टेड रहता है डायफ्राम से, ठीक है। यहां इसकी सराउंडिंग्स जो है वो कैसे होगी, ये सराउंडिंग्स जो होगी वो यहां होगी यू बोन से, ये बोन्स होती हैं, ठीक है। ये बोन्स जो होती है इनको हम रिब्स कहते हैं, तो वो इनको प्रोटेक्ट रखती है। तो आगे और इसकी फर्दर स्ट्रक्चर देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर। ये देखिए, ये यहां पर देखिए रिब्स आ गई है ना, और ये लंग्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द नोज। ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नोज से स्टार्ट होता है, नोज नाक, नॉस्ट्रल्स, ठीक है ना। हमारे जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं इन्हीं के थ्रू तो हम क्या करते हैं, एयर इनटेक करते हैं। द एयर देन गोज इनटू द नेजल पैसेज। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी एयर होती है, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, वहां से अंदर एंटर करके इस जगह पर एक कैविटी होती है, होलो कैविटी है ना, इस जगह पर जाती है, दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी, या इसको हम नेजल पैसेज भी बोल देते हैं। The nasal passage is lined with fine hair and the mucus। तो आपको पता है क्या, जब इस कैविटी के अंदर जब एयर एंटर करती है तब उसको फिल्टर किया जाता है। बताऊं क्यों, क्योंकि जब हम एयर अंदर इनटेक करते हैं ना, तो बाहर से कितना ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया या और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, वो अनटेक कर लिए जाते हैं।
दे कैन बी हार्मफुल फॉर आवर लंग्स, ये हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो इनको फिल्टर करो, यही फिल्टर करो। तो जो हमारी नेजल कैविटी होती है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है ना, ये हमारी नेजल कैविटी है मान लो, ठीक है ना। इस नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, यहाँ छोटे छोटे हेयर्स होते हैं इस जगह पर, ठीक है ना। तो ये हेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं एयर को जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो कि बाहर से आने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, उनको अपने ऊपर ट्रैप कर लेता है, चिपका लेता है, ठीक है। देखिए, when air passes through the nasal passage, the dust particles and other impurities present in the air trapped by the nasal hair and the mucus, so that clean air goes into the lungs. इसका मतलब क्या है, जो लंग्स के अंदर जो एयर जाएगी वो इम्प्योर एयर नहीं होगी, वो प्योर एयर होगी, क्योंकि हमें एकदम प्योर एयर लंग्स तक भेजनी है, बिकॉज इम्प्योर एयर कैन बी हार्मफुल फॉर आवर लंग्स। द पार्ट ऑफ थ्रॉट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स। उसके बाद एयर कहां जाती है, फेरिंग्स के अंदर जाती है। देखो ये नेजल कैविटी है, यहां से एयर जो होगी वो यहां पीछे की तरफ जाएगी, इसको हम फेरिंग्स बोलेंगे। लेकिन देखो फेरिंग्स वाला जो पार्ट है ना, यहां पर एक चैम्बर और खुल रहा है, और वो चैम्बर जो है वो माउथ से आ रहा है। देखो इस जगह पर जो माउथ से जो चैम्बर आ रहा है वो भी यही खुल रहा है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो होती है वो क्या है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड और द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां से एयर भी अंदर आती है, और यहां से जो फूड पार्टिकल या जो भी चीज हम खाते हैं वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी यहां पर अंदर की तरफ एंटर करते हैं। तो फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पाथ है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ना एक्स्ट्रा दिखाता हूं कि क्या है ये, देखो ठीक है। देखो थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, है ना। यहां पर देखो, तो होता क्या है, सुनिए, यहां से एयर जो है वो अंदर एंटर करती है, ठीक है ना, नेजल कैविटी से यहां से एयर अंदर एंटर करती है, और ये माउथ वाला पोर्शन है जहां से अगर हम कोई भी फूड पार्टिकल खा रहे हैं तो वो यहां से अंदर एंटर करेगा। तो यहां पर एयर भी आ रही है नीचे की तरफ, और यहां पर फूड पार्टिकल भी आ रहा है। तो ये जो कॉमन पाथ आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है उसके आगे की तरफ आपको दो ट्यूब्स दिखाई देती है ना, दो ट्यूब्स दिखाई दे रही है। जो आगे वाली ट्यूब्स है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रेकिया, जिसको हम एयर ट्यूब भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एयर ट्यूब। एंड द सेकंड वन जो पीछे की तरफ है, जो पोस्टीरियर साइड में है, उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है ना। ईसोफेगस अब तो हमने कहां देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। ये कैसा है, देखो ये ऐसा है कि अगर मैं यूं खड़ा हूं तो ये मेरी नेजल चैम्बर है, ये मेरे नेजल चैम्बर से ये नेजल कैविटी है, यहां से एयर अंदर जा रही है, और ये माउथ वाला एरिया, नीचे वाला एरिया माउथ वाला एरिया। तो यहाँ जो गले में यहाँ पीछे की तरफ जो चैम्बर खुलेगा, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स, और यहाँ नीचे की तरफ क्या है, दो ट्यूब्स लगी हुई। The one tube is called trachea and another is called esophagus, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, यहां पर ट्यूब जो होती है, इससे जो यहां पर एयर आएगी, इसको इन दो में कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि सर किधर जाऊं, यहां जाऊं इसोफेगस में जाऊं कि ट्रेकिया में जाऊं, ठीक है ना। तो हमेशा क्या होता है, यहां पर ये जो एंटर करती है एयर जो होती है वो ट्रेकिया के अंदर एंटर करती है, ठीक है ना। क्योंकि हम आगे देखेंगे कि जब हम लंग्स का वॉल्यूम चेंज करते हैं तो वहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या होता है, जो एयर होती है वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो यहाँ इस ट्यूब के अंदर जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर लंग्स खुलेंगे, यहाँ पर आगे जाकर के क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है ना। ये लंग्स होते हैं आगे जाकर के, मैंने रफली डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ईसोफेगस होती है वो आगे जाकर के खुलती है स्टमक के अंदर, ठीक है। तो यहां पर एयर अंदर की तरफ एंटर करेगी। अब बात करते हैं हम फूड पार्टिकल की। तो अगर बाई चांस फूड पार्टिकल यहां से अंदर एंटर किया तो उसको भी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, सर ट्रेकिया में जाना है कि यहां पीछे ईसोफेगस में जाना है, ये भी हो सकता है ना। तो यहां पर आपको पता है क्या होता है, इस जगह पर जैसे मान लो ये ट्रेकिया है और इसके पीछे की तरफ ये ईसोफेगस लगी हुई है, ये है
ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक फ्लैप लगा होता है, एक फ्लैप लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, इट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है आपको पता है क्या? जिस समय फूड अंदर एंटर कर रहा होता है उस समय इस ट्रेकिया वाली ट्यूब को ऐसे कवर अप कर लेता है, ये ऐसे कवर अप कर लेता है, इसके ऊपर लग जाता है ये, ताकि जो फूड यहां से आ रहा है वो ईसोफेगस में ही जाए। ठीक है ना, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? जब खाना खाते समय बात करेंगे, जब हम बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तेज सांस लेनी पड़ेगी। जब हमने तेज सांस लेनी पड़ेगी तो ये वाला जो ट्यूब है जहां से एयर एक्सचेंज हो रही है, एयर अंदर आ रही है जा रही है, उस ट्यूब को खुला रहना पड़ेगा। जब उस ट्यूब को खुला रहना पड़ेगा तो हो सकता है ना कुछ फूड के पार्टिकल्स यहां अंदर की तरफ चले जाए, यहां अंदर की तरफ फूड पार्टिकल्स चले जाए, और अगर फूड पार्टिकल्स यहां चले गए, ठीक है ना, तो आगे जाकर के वो फंस जाएंगे अंदर की तरफ। इसलिए क्या होता है, कभी भी आपको लगता है ना कि थोड़े से भी फूड पार्टिकल्स जो होते हैं अगर वो यहां अंदर की तरफ या ट्रेकिया में चले जाते हैं तो तेज खांसी आती है हमें, और जब तक वो फूड पार्टिकल बाहर नहीं निकलता ना तब तक खांसी आती रहती है। ठीक है ना, इसलिए हम बोलते हैं खाना खाते समय ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया, फेरिंक्स जो होता है वो एक कॉमन पाथ होता है। ठीक है ना, उसके बाद नीचे की तरफ ट्रेकिया और पीछे की तरफ ईसोफेगस लगी होती है। तो यहां पर क्या होता है, ये नेजल कैविटी होती है जो आगे चल करके लंग्स में खुलेगी, और ये जो बकल कैविटी होती है जो मुंह से खुलती है वो पीछे जाकर के ईसोफेगस में खुलती है। और फेरिंक्स जो होती है वो इनका कॉमन पाथ है। आपको पता है हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, है ना, आप लेके देखिए ना, तो मुंह से भी सांस लिया जा सकता है। जब मुंह से सांस लिया जा सकता है, ठीक है ना, तो मुंह से ली गई जो एयर होती है वो भी यहां अंदर की तरफ जा सकती है, लंग्स में जा सकती है। बट पता है क्या, इसके अंदर से गई हुई, नेजल कैविटी के अंदर से गई हुई एयर और बकल कैविटी से के अंदर से गई हुई एयर के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। बताऊं क्यों? आप खुद सोचिए कि जो बकल कैविटी से, यानी कि जो हमारी बकल कैविटी से गई हुई एयर है वो प्योर एयर नहीं होगी, क्योंकि अगर नेजल कैविटी के अंदर से अगर मैं बात करूं तो वहां पर फाइन हेयर्स और म्यूकस होते हैं जो उस एयर को प्योरीफाई कर देते हैं। लेकिन जो बकल कैविटी यानी मुंह से लिया गया सांस जो होता है, उससे जो हमने एयर इनटेक की है वो प्योर नहीं हो पाती। तो मुंह से सांस लेना उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एयर जो है उसका प्योरिफिकेशन नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो ये था कुछ ट्रेकिया के बारे में और फेरिंक्स के बारे में। देखिए अब अगली स्लाइड में देखिए, फ्रॉम द नेजल पैसेज द एयर एंटर्स इनटू द फेरिंक्स एंड देन गोज इनटू द विंड पाइप। यहां पर क्या होता है, अभी अभी अपनों ने देखा था कि जो ट्रेकिया होती है, ठीक है, वहां पर नीचे की तरफ स्टार्ट होती है और उससे पहले होता है फेरिंक्स, है ना। फेरिंक्स जो होता है वो क्या होता है, वो कॉमन पाथ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फिर फेरिंक्स जो होती है उसके नीचे की तरफ क्या खुलती है, यहां पर दो तरह के ट्यूब्स खुलती हैं। दो तरह के ट्यूब्स में से सबसे पहले जो ट्यूब्स होती है जो आगे वाले हिस्से में होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेकिया और विंड पाइप बोलते हैं, और जो पीछे की तरफ जो ट्यूब होती है उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। देन ईसोफेगस जो होता है उसका यहाँ काम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर जो है उनको तो लंग्स में जाना है, तो जो आगे वाली ट्यूब जो होती है उसके अंदर एयर एंटर करती है। देन क्या होगा, नीजल पैसेज से होकर के एयर जो होती है वो फेरिंक्स में जाती है, ये रहा फेरिंक्स, ये रहा फेरिंक्स वाला पोर्शन। देन उसके बाद ये आगे जाकर के ट्रेकिया में एंटर करती है। ठीक है, यहां पर एक बात सुनिए, फेरिंक्स के नीचे वाले पार्ट में ना एक पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड लैरिंक्स। ये लैरिंक्स जो होता है उसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे, ट्रेकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ द सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेजेस। यहां पर बोलते हैं कि जो ट्रेकिया होती है, ये ट्रेकिया ये कोलैप्स नहीं होती है, पिचकती नहीं है। इवन इसके अंदर अगर एयर हो या नहीं भी हो तो भी क्यों नहीं पिचकती, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सी शेप के कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है, ऐसी सी शेप की कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं जो उसको कोलैप्स होने से बचाती है। ये जो सी शेप की रिंग्स होती है ये ऐसे लगी होती है। देखो अगर मैं इसको फ्रंट से देखूं ना, ये ट्रेकिया है मान लो, अगर मैं इसको फ्रंट से देखूं तो ये कुछ ऐसे लगे हुए होते हैं, यूं लगे हुए होते हैं। तो पीछे की तरफ से क्या होता है, ये जो सी शेप रिंग्स जो होते हैं ये ऐसे ओपन होते हैं। क्यों सर, ऐसे रिंग शेप के क्यों नहीं होंगे सर, सी शेप के क्यों होंगे, ये भी तो पूछ सकते हो आप। सर रिंग शेप के करा दो, ज्यादा बेटर है ना, सी शेप के क्यों नहीं हो? क्यों? देखो इसका कारण है, जब एयर है ना एंटर करती है ना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो क्या होता है, हमारी जो ट्रेकिया होती है ना वो थोड़ी सी एक्सपांड करती है, थोड़ी सी फैलती है। ठीक है ना, जब अगर फैलेगी तो क्या होगा, उसको स्पेस चाहिए होगा। अगर ये रिंग शेप के हो जाएंगे तो ट्रेकिया को फैलने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा ना। देन अगर ये सी शेप के होंगे तो पीछे की तरफ से इसको फैलने के लिए स्पेस मिलता है। इस कारण से क्या होता है, यहां पर ये सी शेप के कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं। तो पहली बात सी शेप की, चलो समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं सर ये कार्टिलेज क्या होता है, पहले ये बताओ कार्टिलेज क्या होते हैं। देखिए कार्टिलेजेस जो होती हैं वो कुछ सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो ये हमारे ईयर पिन्ना है ना, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है बट दे आर स्ट्रॉन्ग ऑल्सो।
ये बहुत स्ट्रांग भी है और सॉफ्ट स्ट्रक्चर भी है। देखो जो नाक के टिप वाला जो पोर्शन होता है, जो नाक के टिप वाला हिस्सा है, ठीक है, इट इज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेजेस जो होती है वो ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कुछ सॉफ्ट होती है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो यहाँ पर सेम ऐसे कार्टिलेजिनियस रिंग्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है ताकि यहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ठीक है। तो ये कार्टिलेज होती है। द ट्रेकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्रोंकाई एट इट्स लोअर एंड। होती क्या है, यहां से नेक से होकर के वो जो ट्रेकिया होती है वो नीचे की तरफ एंटर करती है और जैसे ही वो चेस्ट पार्ट में पहुंचती है तो वो दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। यहां पर देखो ये ट्रेकिया एंटर कर रही है, नीचे 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 एंटर कर रही है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। दो पार्ट में जो डिवाइड हुई है तो जो एक ट्यूब है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। और अगर ये दो होती हैं, ये दो ही होती है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, देन दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई, ठीक है ना। तो दो ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है ये जो ईच ब्रोंकाई फर्दर एंटर्स इनटू द ईच लंग, यानी कि हर एक ब्रोंकाई जो होगी वो आगे चल के लंग में एंटर करेगी। एक द ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स। दोनों ब्रोंकाई जो होती है वो लंग्स से कनेक्टेड होती है, ठीक है। द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी और द थोरेसिक कैविटी which is separated from abdominal cavity by a muscular partition called diaphragm। ये देखो ये जो पोर्शन होता है ना, ये जो लंग्स वाला पोर्शन है, जो लंग्स वाला पोर्शन जो होता है ना, ये लंग्स जहां लगे हुए होते हैं ना, उस पोर्शन को हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी, ठीक है ना। इसके नीचे की तरफ क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम। ये स्ट्रक्चर होती है, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम जो होती है उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, ये जो कैविटी है ना, इसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी है। तो एब्डोमिनल कैविटी और ये वाला जो पोर्शन होता है जहां हमारे लंग्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड चेस्ट कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी दोनों को सेपरेट रखने के लिए एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायाफ्राम, ठीक है ना। ये जो डायाफ्राम जो होता है वो ऐसी मसल से मिलकर बना होता है जिसको हम फ्रेनिक मसल बोलते हैं, ठीक है ना। ये बस नॉलेज के लिए याद रख लेना, डायाफ्राम इज मेड अप फ्रॉम स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल दैट इज कॉल्ड फ्रेनिक मसल, उससे मिलकर बना होता है। ये डायफ्राम जो होता है वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन के अंदर। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे हेल्प करता है। ये यूं डोम शेप का होता है, ठीक है ना, उल्टे यू शेप का है, डोम शेप का कह सकते हैं। कभी ये यूं फ्लैट होता है, कभी ये वापस डोम शेप का हो जाता है, कभी यूं फ्लैट, कभी डोम शेप का। तो यहां पर ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, प्लस एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी जो होती है उन दोनों को वो सेपरेट भी रखता है। आगे चलते हैं, देखिए ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इन द lungs to from a large number of still smaller tubes are called bronchioles। यानी कि जो अभी अभी अपनों ने ब्रोंकाई जो है वो अंदर की तरफ एंटर करवाई थी लंग्स के अंदर, वो आगे जाकर के और ज्यादा डिवाइड करती है, और ज्यादा डिवाइड करती है, एटलीस्ट 6 to 8 टाइम्स डिवाइड करती है वो, ठीक है। और डिवाइड करके वो क्या करती है, छोटी छोटी ट्यूब्स बनाती हैं। और ये ट्यूब्स फाइनली जो होती है वो इनको क्या बोलते हैं, इनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जो पतली पतली ट्यूब्स होती हैं अंदर की तरफ। The pouch-like air sacs at the end of the smallest bronchioles are called alveoli। तो ये जो bronchioles जो होती है, जहां पर एंड होती है, जहां पर सबसे पतली वाली जो bronchiole होगी वो एंड होगी, उस जगह पर एक क्या होगा, बलून लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, दैट आर कॉल्ड एल्वियोलाई। ये देखो ये अंदर की तरफ जा रही है, जाकर के डिवाइड हो रही है और सबसे स्मॉलेस्ट जो ब्रोंकियोल्स होंगी ये देखो आगे फर्दर कहां कनेक्टेड होंगी, देखो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। इनको एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई जो होती है ना, इनके चारों तरफ देखो ब्लड कैपिलरीज का जाल है। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, पतली पतली जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, बहुत पतली पतली जो होती है, उनको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। देखो ये ब्लूइश और रेड कलर का जो वेब दिखाई दे रहा है, ये कैपिलरी वेब है जो इनके चारों तरफ पाया जाता है। और यहीं से गैस जो होती है वो ब्लड से बाहर निकलती है या ब्लड के अंदर जाती है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्या है, कहां है ये। The walls of alveoli are very thin and they are surrounded by very thin blood capillaries। It is in the alveoli that gases exchange takes place। यहाँ पर gases exchange take place होता है क्योंकि ये जो alveoli जो होती है उसकी मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा पतली होती है। देखिए alveoli बना के बताता हूँ कि कैसी होती है। देखिए ये सबसे छोटी वाली ब्रोंकियोल्स है, ये alveoli है। मान लो alveoli के अंदर की तरफ क्या होता है, ऐसे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती है। ये फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती है। These cells are called simple squamous cells। इनको हम सिंपल स्क्वैमस सेल्स भी बोलते हैं। यहां लिख देता हूं सिंपल स्क्वैमस सेल्स। ये जो सिंपल स्क्वैमस सेल्स होती है ना, एकदम फ्लैट सेल्स होती है। तो ये ही क्यों यहाँ पे,
इसका कारण होता है सिंपल स्क्वैमस सेल्स जो होती है वो क्या होती है, किसी भी चीज के एक्सचेंज में बहुत आसानी से हेल्प करती है, क्योंकि ये बहुत पतली पतली सेल्स होती है, तो कोई भी चीज जो होती है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो इनको आसानी से क्रॉस कर सकता है। ठीक है, इनके चारों तरफ क्या है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, पतली बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए ये ब्लड वेसल्स है, ऐसे क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, इनको हम ब्लड कैपिलरीज बोल देते हैं। ठीक है, इन ब्लड कैपिलरीज के इनर वॉल के ऊपर भी ऐसे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ऐसे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है। तो ये फ्लैट सेल्स जो होती है वो यहां अंदर की तरफ होती है। तो ये जो ब्लड कैपिलरी होती है ना, इसका जो अंदर की तरफ वाली जो लेयर होती है, ये वाली, ये लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियम। इसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियम। यहां पर भी फ्लैट सेल्स हैं, क्यों, क्योंकि गैस एक्सचेंज करना है। और ये बीच का स्पेस जो है आपको जो दिखाई देता है, बीच का स्पेस जो दिख रहा है, ये देखिए यहां पर ये जो बीच का स्पेस है, दैट इज कॉल्ड बेसल मेम्ब्रेन। इसको हम बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड बेसल मेम्ब्रेन। दैट इज कॉल्ड बेसल मेम्ब्रेन। तो यहां पर क्या होगा, जब बाहर से ऑक्सीजन आएगी, देखो हम ले लेते हैं ये, जब बाहर से ऑक्सीजन आती है, जब हम इनहेल करते हैं एयर को, देन एयर के साथ ऑक्सीजन भी तो एंटर करती है ना, तो उसको 3 वॉल्स को पार करना पड़ेगा। देखो कौन सी, इनर वॉल ऑफ एल्वेलाई, नंबर 2 बेसल मेम्ब्रेन, और नंबर 3 एंडोथीलियम वाली लेयर जो ब्लड कैपिलरी की लेयर है। तो यहां पर जो प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। मान लो यहां पर जो ब्लड आ रहा है वो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन कम है, देन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगी वो पहले इसको पार करेगी और बेसल मेम्ब्रेन में जाएगी, देन बेसल मेम्ब्रेन को पार करके एंडोथीलियम को पार करके फिर वो ब्लड में पहुंचेगी। और ये जो प्रोसेस होती है ना, ये प्रोसेस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस जो होती है उसके थ्रू होती है। मान लो यहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन कम है, तो आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स उस तरफ मूव करते हैं जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, देन ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में एंटर कर जाती है। और अगर मैं बात करूं ब्लड में एंटर करने के बाद वो कहां जाएगी, वो हीमोग्लोबिन के पास जाएगी, अभी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, वैसे ही सेम एज अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में बहुत ही ज्यादा है तो वो बाहर निकल जाएगी ब्लड से। ठीक है, और एल्वेलाई के अंदर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज्यादा है। अभी बोला था ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो यहां से बाहर निकल करके वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एल्वेलाई में आ जाती है, और एल्वेलाई से होकर के वो बाहर निकल जाती है। अब अगर मैं बात करता हूं कि जो प्रोसेस जो है, दोनों ऑक्सीजन का अंदर एंटर करना और CO2 का बाहर निकलना, ये दोनों ही प्रोसेस जो होती है ये बाय डिफ्यूजन से होती है, और यहां होता है गैस एक्सचेंज। ठीक है ना। अब ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं ना कि ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में कहां जाती है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, जैसे आरबीसी होती है, उन्होंने देख रखा है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ये कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। ठीक है ना, देयर शेप इज बाइकॉनकेव, इनकी शेप बाइकॉनकेव होती है, बीच में से एकदम ऐसे आपको पिचकी हुई से दिख रही है, किनारे में से फुली हुई दिख रही है, बट शेप इज बाइकॉनकेव। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। प्रोटीन इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसके अंदर ऐसे प्रोटीन पड़ा होता है, इसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन के ऊपर जाकर के ये क्या करती है, ऑक्सीजन जो होती है वो अटैच हो जाती है। ठीक है, यहां ऑक्सीजन अटैच हो गई, थोड़ा सा फटा बनाता हूं मैं। हाँ, यहां पर हीमोग्लोबिन जो होती है वो अटैच हो जाती है, जाकर के हीमोग्लोबिन के साथ यहां पर ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, और फिर ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ आवर बॉडी। इसको हम श्वसन वर्णक भी बोलते हैं हमारे शरीर का। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को पकड़ के लेकर जाता है और ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर।
तो अगर तुमसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर काम आने वाला जो पिगमेंट है वो कौन सा है, तो देन दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। देखिए मैकेनिज्म देखते हैं, देखो when we breathe in we lift our ribs and flatten our diaphragm and the chest cavity becomes larger as the result. Because of this air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. अब देखो क्या होगा, अब अगर मुझे इनहेल करना है गैस को, यानी कि गैस जो है उसको इनहेल करना होगा, तो क्या होगा। देखो अभी अपनों ने थोड़ी देर पहले बात करी थी, ये जैसे लंग्स है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बात की, ये लंग्स है, ठीक है, इसके नीचे यहां पर डायफ्राम होता है, ठीक है, यहां पर डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ये अभी डोम शेप का है, ठीक है, और जो लंग्स जो है वो कवर्ड है किससे, रिब्स से। मैं रिब्स से कवर कर देता हूं, यू ऐसे रिब्स से ये कवर्ड है। तो इन रिब्स के बीच में क्या होती है, इन रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होती हैं, ऐसे ऐसे कुछ मसल्स लगी हुई होती है। These muscles are called external intercostal muscles. External intercostal muscles. और ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो डायफ्राम है। अब जब इनहेल करना है गैस को, देन ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम ये दो काम आएंगे। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, ये जो डायफ्राम अभी डोम शेप का है, ये डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो जाएगा, यू फ्लैट हो जाएगा ये डायफ्राम। जब ये डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, देन क्या होगा, डायफ्राम जब फ्लैट हो जाएगा तब ये यूं हो जाएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा। देन हम बोलेंगे कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है ना, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। तो देखो जैसे चेस्ट कैविटी में डायफ्राम यहां था मेरे, ठीक है, जैसे ही डायफ्राम यूं हुआ एकदम फ्लैट हो गया ये। जब डायफ्राम फ्लैट होगा तो यहां पर लंग्स को फैलने के लिए जगह मिलेगी, अपर एंड लोअर पोर्शन जो होगा जो लंग्स का वो थोड़ा सा स्पेस लेगा, देन लंग्स जो होंगे वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ थोड़ा सा फैलेंगे, तो लंग्स को यूं फैलने के लिए जगह मिलेगी, अपर एंड लोअर पोर्शन, देन बोथ आर एक्सपांड, यूं फैलने के लिए जगह मिलेगी। एग्जैक्टली ऐसे ही क्या होता है, जब इस जगह पर ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है ना, ये इस समय ये भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होती है, मेरी चेस्ट कैविटी जो होती है वो थोड़ी सी यूं ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ बढ़ती है। देखो यूं, अगर मैंने इनहेल किया, देखो जैसे ही यहां पर मेरी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, देन देखिए जस्ट मेरी चेस्ट कैविटी जो है वो यूं फैल रही है ना। जैसे डायफ्राम यूं फ्लैट हुआ, देन जो लंग्स हैं उनको अपर एंड लोअर पोर्शन में फैलने के लिए जगह मिली, ठीक है। देन अगर मैंने इंटरकॉस्टल मसल्स जो है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो मेरी चेस्ट कैविटी थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। देन वेंट्रल एंड डॉर्सल पोर्शन बोथ आर एक्सपांडेड, तो यहां पर फेफड़ों को चौड़ाई में फैलने के लिए जगह मिलेगी। देन देखो ये तो जैसे ही मैंने इनहेल किया, यहां पर चेस्ट कैविटी जो होती है वो फैल गई चौड़ाई में। देन क्या होगा, फेफड़े लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, यानी लेंथ में भी और इनकी विड्थ में भी, यहां पर क्या होता है वो एक्सपांड होते हैं। जैसे जो लंग्स एक्सपांड होते हैं, यहां पर क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिसके कारण एयर जो होती है वो बाहर से अंदर की तरफ सक कर ली जाती है। जैसे एयर अंदर सक की जाएगी तो उसके साथ में ऑक्सीजन भी बॉडी के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होती है उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। देखिए, when we breathe in we lift out ribs and flatten our diaphragm, यानी कि हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है, रिब्स जो होती है वो ऊपर उठ जाती है और डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। देन चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, तो चेस्ट कैविटी कैसी होगी, बड़ी होगी। एज अ रिजल्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, एयर जो होता है वो लंग्स के अंदर सक कर लिया जाता है एंड फिल्ड द एक्सपांडेड एल्वियोलाई, और जिसके कारण एल्वियोलाई जो होती है वहां तक एयर पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होगा, एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में क्या होता है, ठीक इसकी उल्टी प्रोसेस होती है। ये डायफ्राम ऐसा था, फ्लैट था, देन इट विल बिकम अगेन डोम शेप, वो वापस से डोम शेप का हो जाएगा। जो मेरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होकर के चेस्ट कैविटी को उसने चौड़ाई में बढ़ाया था, वो वापस से रिलैक्स हो जाएगी और चेस्ट कैविटी जो होती है वो वापस से नैरो हो जाएगी। देन क्या होगा, लंग्स जो होंगे वो पिचक जाएंगे, लंग्स थोड़े से जो होंगे वो शॉर्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अंदर से जो एयर होगी वो बाहर की तरफ एक्सहेल कर दी जाएगी। देन देखो, द एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय द थिन ब्लड वेसल्स, ये एल्वियोलाई की बात चल रही है यहाँ पे, कॉल्ड कैपिलरीज कैरिंग द ब्लड ऑफ इन देम, यानी कि उसके अंदर ब्लड होता है, अभी पीछे बताया था,
so the oxygen of air diffuses out from the alveoli walls into the blood. तो वहां से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज हो करके अंदर की तरफ चली जाती है, बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी as the blood passes through the tissues of the body, then oxygen present in diffuse into the cells. उसके बाद क्या होगा, वो ब्लड जो होगा, वो ऑक्सीजन कैरी करेगा। ऑक्सीजन कैरी करने के बाद क्या होगा, वो ब्लड जो होगा वो टिश्यूज तक जाएगा। टिश्यूज में क्या होगा, वहां पर भी गैस एक्सचेंज होगी, ठीक है ना। सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन जो कैरी करके लेकर के आया है वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल्स को भेज देगा, तो सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाएगी और वहां जो सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। देन देखो, द ऑक्सीजन कंबाइंस विद द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। वो ऑक्सीजन जो होगी, जो चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन आती है वो ब्लड जो होगा वो लेकर के आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो फूड का ऑक्सीडेशन करेगी। फूड का ऑक्सीडेशन जब होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी भी रिलीज होगी। ब्लड कैरीज द CO2 बैक टू द लंग्स वेयर इट डिफ्यूजेस इनटू द एल्वेओलाई, यानी कि उसके बाद क्या होता है, वापस से जो CO2 जो होती है वो कैरी की जाती है, लंग्स तक ले जाई जाती है, ठीक है, और एल्वेओलाई तक भेज दी जाती है और एल्वेओलाई से फिर वो बाहर निकल जाएगी। When we breathe out the air, then diaphragm and muscles attached to the ribs relax, due to which our chest cavity contracts and it becomes smaller. अभी बताया था एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, डायफ्राम जो होगा वो भी रिलैक्स हो जाएगा, देन चेस्ट कैविटी जो होती है वो कैसे हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। दिस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट pushes out CO2 from the alveoli to the lungs into the trachea, nostrils and then out of the body into the air. फिर उसके बाद यहां से होते हुए, इस पास से होते हुए CO2 जो होती है वो बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। यहाँ देखो ये रिब केजेस जो है इसके बारे में बता रखा है, यहाँ पर ये मसल्स जो है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रखी थी, अब वो वापस से रिलैक्स हो गई, ठीक है। डायफ्राम जो है वो पहले यूं रखा था फ्लैट, देन इट विल बिकम अगेन डोम शेप, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है और एयर बाहर निकल जाती है, इसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time of oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. देखो क्या होता है, हर एक ब्रीदिंग साइकिल के अंदर सारी की सारी एयर जो हमने ली है ना वो सारी की सारी बाहर नहीं निकल जाती। कुछ एयर जो होती है ना वो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा के लिए प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, टेकन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम। वो वॉल्यूम जो हमेशा एयर का जो लंग्स के अंदर रहेगा दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम ऑफ ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, ताकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम हो। ऑलरेडी एयर अंदर है, वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता रहेगा, ताकि अगर हम ऑक्सीजन लेने में और CO2 बाहर निकालने में हल्का फुल्का टाइम भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ एयर जो होगी वो हमेशा हमारी बॉडी के अंदर रहेगी। द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन is and hence the mostly transported in the dissolved form in our blood. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिव में ज्यादा सॉल्युबल होती है, ज्यादा सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। इसीलिए पता है क्या, CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। देखो ऑक्सीजन जो होती है वो तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन जाके बैठ जाती है, देन हीमोग्लोबिन कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यू। उसके बाद क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना उसको इतना ज्यादा आरबीसी कैरी नहीं करती, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का इतना कुछ खास रोल नहीं होता CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो इसीलिए जो CO2 जो होती है वो ब्लड के अंदर एसिड डिसॉल्व फॉर्म में यानी घुली हुई अवस्था के अंदर क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। यहाँ आरबीसी के हीमोग्लोबिन का उतना रोल नहीं होता जितना ऑक्सीजन वाले केस में होता है। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी। जैसे एनिमल्स को एनर्जी चाहिए एज वेल एज प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। The plants get this energy by the process of respiration. Plants को भी ये जो एनर्जी होती है वो भी रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलती है। Plants also use oxygen of air for respiration and release carbon dioxide. देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं एयर की रेस्पिरेशन के लिए और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को।
द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स, यानी कि थोड़ा बहुत फर्क होता है प्लांट्स के रेस्पिरेशन में और एनिमल्स के रेस्पिरेशन में। वो कैसे फर्क होता है वो थोड़ा बहुत या फर्क जो है वो यहां बताता हूं मैं आपको। बट अदरवाइज ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं जब वो रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, देन वो भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेंगे और CO2 जो है वो बाहर रिलीज करेंगे। अरे सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? सर हमने तो ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, हमने तो ये पढ़ा है, आप उल्टा कैसे बता रहे हो? देखिए ये प्रोसेस जो है ना दो अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है ना, आपने जो पढ़ा है ना वो दो अलग अलग प्रोसेस है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस जब करता है ना तब वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है ना। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तब वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, जब वो रेस्पिरेशन करेगा तब वो हमारे ही जैसे ऑक्सीजन इनटेक करेगा और CO2 रिलीज करेगा। तो क्या ये प्रोसेस अलग अलग टाइम पे चलती है क्या? दोनों प्रोसेस जो है, नहीं, देखो कभी कभी क्या होता है ये दोनों प्रोसेस साथ में चलती है और नाइट टाइम के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो एक सोलो प्रोसेस है, वो अकेली प्रोसेस जो है वो चलती है रात को। दिन के समय प्लांट रेस्पिरेशन भी करता है और फोटोसिंथेसिस दोनों करता है, जबकि नाइट टाइम के अंदर लाइट तो होती नहीं है, तो लाइट नहीं होगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएगा, और जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो वो सिर्फ रेस्पिरेशन करता है। तो ये तो है रेस्पिरेशन। लेकिन जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा ना, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है एट द डे टाइम, तो उसके अंदर वो क्या करता है, वो वहां पर CO2 इनटेक करता है और O2 जो होता है उसको बाहर निकालता है, उसको रिलीज करता है। इसकी थोड़ी सी डिटेल और आगे पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना, अभी आने वाली है थोड़ी देर में। अभी हम कुछ डिफरेंस देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर और जो रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर होता है उनमें क्या क्या डिफरेंस है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, देखो नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर अंतर क्या है, नंबर फर्स्ट डिफरेंस क्या है, ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, यानी कि किसी भी प्लांट के अंदर हर पार्ट जो होता है वो अपना अलग से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, लीव्स अलग रेस्पिरेशन कर रही है, रूट्स अलग रेस्पिरेशन कर रही है, स्टेम अलग रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं, द एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट, लेकिन जैसे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर हमारा अलग अलग पार्ट जो होता है वो रेस्पिरेशन नहीं करता, ठीक है ना, वो एक साथ ही ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और सारी पूरी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस होती हैं वो सारी एक साथ ही चलती हैं। जैसे ऐसा नहीं कि हमारा हाथ जो है वो अलग रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है ना, सिर वाला पार्ट जो है हेड अलग से रेस्पिरेशन कर रहा है, लेग्स अलग से रेस्पिरेशन कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इस कारण से क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं वो तो एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे अलग अलग इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि जो प्लांट्स है ना उनके अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर क्या होता है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो हम किसी एक जगह से ही ऑक्सीजन सारी अंदर ले लेते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो ट्रांसपोर्ट कैसे की जाती है वो इसके ठीक अगला जो टॉपिक आएगा ट्रांसपोर्टेशन, उसमें समझाऊंगा। उसके बाद देखो दूसरा डिफरेंस क्या है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है तब जो गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो बहुत ही स्लो होता है और बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। जैसे अगर लीव्स है, लीव्स के पास ऑक्सीजन है तो वो स्टेम तक पहुंचाएगी, नहीं स्टेम तक बहुत कम पहुंचाएगी, ना के बराबर पहुंचती है। स्टेम अपना खुद का इंडिविजुअली ऑक्सीजन जो होता है वो इनटेक करता है। क्यों? कारण ये है कि प्लांट्स के अंदर वही बात है कि ट्रांसपोर्टेशन का कोई मेथड नहीं है। प्लांट्स के अंदर क्या है, पहुंचाने वाला कोई मेथड नहीं है कि लीव्स ने अगर ऑक्सीजन ली है तो वो स्टेम तक कैसे पहुंचाए, उनके पास कोई मेथड नहीं है, सिवाय एक मेथड होता है डिफ्यूजन। और वो डिफ्यूजन मेथड जो होता है वो इतना स्लो होता है कि अगर उस लीव से स्टेम तक अगर ऑक्सीजन जानी है ना तो उसमें कुछ मंथ्स तक का टाइम भी लग सकता है। तो मतलब लीव्स ने मान लो अभी ऑक्सीजन ली है तो स्टेम तक पहुंचते पहुंचते 6 मंथ लग गए, मान लो, इतनी प्रोसेस स्लो है ये। इसलिए सब प्लांट्स के अंदर जो होता है, जो भी सब अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अपना खुद का अलग अलग रेस्पिरेशन करते रहते हैं। The respiratory gases are usually transported over the long distance inside the animal during respiration. ये बोलता है यहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती है वो पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से ट्रांसपोर्ट की जाती है ताकि हर किसी ऑर्गन को अच्छे से ऑक्सीजन मिले, ठीक है। तीसरा है देखो
द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज अ स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस का मतलब होता है स्लो है, वो बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, बहुत स्लो डाउन प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है। इन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अकर्स एट मच फास्टर रेट, और एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत तेज होता है, ठीक है ना, फास्टर रेट में होता है। इसका कारण क्या है? एनिमल्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो चलते हैं, उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए। प्लांट्स जो होते हैं ना वो इतने मोटाइल नहीं होते, ठीक है ना, वो तो स्टेशनरी होते हैं ना, ठीक है। तो प्लांट्स को अपनी फंक्शनिंग के लिए बहुत कम ही चाहिए होती है गैसेस, तो वो इतना ज्यादा फंक्शनिंग करते नहीं है, इस कारण से उनको धीरे धीरे रेस्पिरेशन करने की आदत होती है। कारण ये होता है कि उनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इतनी नहीं चलेंगी, तो इस कारण से उनको ऑक्सीजन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हम जो है, हमारे अंदर दुनिया भर की ऑक्सीजन जो है हमने ली जाती है, दुनिया भर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती है, हम चलते हैं, काम करते हैं, 50 तरह की फंक्शनिंग चलती है और भी, इस कारण से हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है, तो ये डिफरेंस था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के अंदर। आगे देखते हैं। प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय द डिफ्यूजन। प्लांट्स जो होता है वो ऑक्सीजन लेते हैं कैसे? डिफ्यूजन की प्रोसेस से। डिफ्यूजन की प्रोसेस आपको पता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो अगर कहीं बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है और प्लांट के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो बाहर से प्लांट के अंदर ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी। और अगर प्लांट के अंदर CO2 ज्यादा है और बाहर CO2 की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द प्लांट कम है, तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा? CO2 जो होगी वो प्लांट से बाहर निकल जाएगी। तो देखो, the plants have branching shape, so they have a quite large surface area in comparison of their volume। यानी प्लांट्स जो होता है उसके अंदर इतनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, इतने ज्यादा फैले हुए होते हैं प्लांट कि उनका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो वो बहुत अच्छी तरीके से इधर उधर से, हर तरह से, हर डायरेक्शन से क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज कर सकती है। Therefore, diffusion alone can supply all the cells of the plants with as much oxygen as they need for respiration। तो इतनी सारी ब्रांचिंग होती है, इतना ज्यादा सरफेस एरिया होता है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर से डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट के अंदर एंटर कर सकती है। तो लीव्स, मेनली लीव्स जो होती है ना, वहां पर होता है गैसेस एक्सचेंज मेनली। द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव अ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। मैंने पहले बताया था, याद हो तो, ठीक है ना, पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो लीफ होती है उसकी सरफेस के ऊपर टाइनी छोटे 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 ऐसे पोर्स होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा जो होता है ये वो स्ट्रक्चर्स होती है जहां से गैस एक्सचेंज होता है। मैंने इसको जूम करके इसकी डिटेल भी बताई थी। देखो, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, याद हो तो। सॉरी, इसको सही बना देते थोड़ा। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, देखो, ये स्टोमेटा है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है ना। ये लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है। ये होता है स्टोमेटल पोर। यही वो जगह होती है जहां से क्या होता है? गैस एक्सचेंज हो सकती है। CO2 जो होती है वो बाहर निकलती है और ऑक्सीजन उस समय एंटर करती है, या जो भी गैस एक्सचेंज होना है वो यहीं से होता है, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस in the leaves takes place by this process of diffusion through the stomata। तो ये स्टोमेटा जो होता है वहां से क्या होता है? जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की, उसके थ्रू जो होता है वो गैस एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, नेट गैसेस एक्सचेंज इन द लीव्स ऑफ प्लांट। देखिए, नेट गैस एक्सचेंज क्या होता है, इसको अब हम पढ़ेंगे ध्यान से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि प्लांट के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों की प्रोसेस चलती है, दिन के टाइम में, डे टाइम में, और रात के टाइम पे सिर्फ क्या होता है? नाइट के टाइम पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। तो देखिए, ड्यूरिंग डे टाइम पे क्या होता है? देखना, ध्यान से सुनना। व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। ध्यान से सुनना, क्या करूं? जब फोटोसिंथेसिस होगा तब ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। द लीव्स यूज सम ऑफ दीज ऑक्सीजन for respiration and rest of the oxygen diffuses into the air। तो दिन के समय क्या होता है? जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो सेल्स क्या करती हैं? जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए, क्योंकि दिन के टाइम पे भी तो रेस्पिरेशन चल रहा होगा ना, तो दिन के टाइम पे जब रेस्पिरेशन चल रहा होता है तो जितनी ऑक्सीजन उन्हें चाहिए सेल्स अपने पास में रख देती है। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है ना वो प्लांट बाहर की तरफ निकाल देता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल ऑक्सीजन बाहर निकलती है, क्योंकि बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। जितनी ऑक्सीजन प्लांट को चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है ना, उस समय प्लांट रेस्पिरेशन भी कर रहा है, तो जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन तो उसने अपने पास रख ली, एंड बाकी ऑक्सीजन जो होती है, रिमेनिंग ऑक्सीजन जो होती है, वो बाहर रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। अगेन ड्यूरिंग
द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द रेस्पिरेशन इज ऑल यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस बाय लीव्स। देखो अभी ये क्या कह रहे हैं, अभी ये बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। जब लीव्स जो है वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन यूज कर रही है, तो वो CO2 भी तो प्रोड्यूस करेंगे ना। लीव्स जो है या सेल्स जो है वो CO2 भी प्रोड्यूस करेंगे, और वो CO2 जो होती है वो बाहर नहीं निकलती है। दिन के टाइम में बाहर CO2 इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि जो रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 बनी है वो सारी की सारी CO2 यूज आ जाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज की जाती है। तो दिन के समय जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है उसमें जो CO2 बनती है वो CO2 जो होती है वो यूज में ले ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसलिए दिन के समय में क्या होता है, CO2 बाहर नहीं निकलती, सिर्फ ऑक्सीजन ही बाहर निकलती है क्योंकि CO2 तो यूज आ गई फोटोसिंथेसिस के काम में। ठीक है, इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर। इवन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान बाहर से CO2 और ली जाती है क्योंकि जो भी CO2 रेस्पिरेशन के दौरान बनी है ना सेल्स के अंदर, दैट इज नॉट सफिशिएंट, वो कम है, तो बाहर से वो और CO2 लेता है प्लांट। Thus the net gas exchange in leaves during the daytime is O2। तो नेट एक्सचेंज क्या होगा, O2 का होगा। ठीक है, डिफ्यूज आउट हो जाएगी और CO2 जो होगी वो डिफ्यूज इन हो जाएगी। तो नेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगी क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की गई थी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, और जो CO2 प्रोड्यूस की गई थी थोड़ी बहुत भी, जो रेस्पिरेशन चल रहा था प्लांट में उस दौरान, तो CO2 तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी साथ साथ में चल रही है, तो CO2 यूज में ले ली गई है। देन CO2 वो भी अभी कम है, तो बाहर से और CO2 अंदर ली जाती है ताकि फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस अच्छे से हो सके। और नाइट टाइम पे क्या होता है, देखो नाइट टाइम पे क्या होता है, व्हेन नो फोटोसिंथेसिस अकर्स। नाइट टाइम पे लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, एंड हेंस नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, और कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। देन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू द लीव्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। तो जो लीव्स जो होती है वो बाहर से ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर लेती है। ठीक है, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड produced by the respiration diffuses out into the air. Thus, the net gas exchange in leaves at night is O2 diffuses in and the CO2 diffuses out. तो रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो चलेगी नहीं, तो रात में क्या होगा, ऑक्सीजन इनटेक की जाती है ओवरऑल, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज आउट कर दी जाती है। हम इसीलिए बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि रात को पेड़ों के आसपास नहीं सोना चाहिए। ठीक है, इसका कारण ही मेन यही होता है कि रात को जो है हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और प्लांट्स भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, पेड़ के आसपास ज्यादा बढ़ जाती है, तो इट कैन बी कॉज डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। हमारे अंदर जो सांस लेने के अंदर या ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर वो क्या कर सकती है, थोड़ी डिफिकल्टी पैदा कर सकती है। इस कारण से रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पर क्या होता है, रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, ये यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे संबंधित या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।